हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र श्वसन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि श्वसन तंत्र में क्या-क्या मुख्य भाग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र श्वसन के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो श्वसन तंत्र, जिसे वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, शरीर का वह अंग है जो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। श्वसन तंत्र में नाक, मुंह, वायुमार्ग, फेफड़े और श्वसन की मांसपेशियां शामिल है। यह हमारे पास श्वसन तंत्र का डायग्राम है। तो हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के मुख्य भागों की। तो पहला भाग होता है नाक और मुंह। इसमें हवा शरीर में प्रवेश करने के लिए नाक और मुंह से होकर गुजरती है। दूसरा भाग है वायुमार्ग। यह हवा को फेफड़ों तक ले जाता है। इसमें ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फेरिक्स, स्वरयंत्र, जिसे इंग्लिश में लेरिक्स, श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रेकिया, और श्वसनी, जिसे इंग्लिश में ब्राकाई कहते हैं, शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रसनी की। तो यहाँ पर ग्रसनी क्या होती है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ग्रसनी एक सामान्य नली है जो मुंह और नासिका मार्ग को श्वास नली और ग्रास नली, पेट की नली से जोड़ती है। यह एक पेशी नली है जो नाक और मुंह के पीछे से शुरू होकर गले में नीचे की ओर जाती है। यह भोजन, पानी और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग है। अब हम बात करेंगे स्वरयंत्र की। स्वरयंत्र क्या होता है? स्वरयंत्र ध्वनि उत्पन्न करने का अंग है, जिसे वॉयस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करते हैं। यह भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। यह श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे श्वास नली या श्वास वाहिका, जिसे इंग्लिश में ट्रिकिया कहा जाता है। श्वास नली, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, एक लंबी ट्यूब के आकार की संरचना है जो आपके स्वरयंत्र वॉइस बॉक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। ट्रेकिया स्वयंत्र के नीचे से शुरू होकर स्टर्नम के पीछे तक जाती है और फिर दो मुख्य छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है और वहां से आगे छोटी छोटी नलियों में विभाजित होती है, जिन्हें श्वासनिकाय या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, जो अंततः वायु कोशों में खुलती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास नली की औसत लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और यदि इंच में बात करें तो 4 से 5 इंच होती है, और इसका व्यास लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर और इंच में लगभग 1 इंच होता है। यह नली गले से शुरू होकर छाती के बीच तक जाती है, जहां यह दो मुख्य श्वसनी में विभाजित हो जाती है, जो फेफड़ों में हवा ले जाती है। श्वास नली उपास्थि के छल्लों से बनी होती है, जो इसे पिचकने से रोकती है और हवा के लिए एक स्पष्ट मार्ग बनाए रखती है। श्वास नली हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने के अलावा हवा को नम और गर्म करने में भी मदद करती है और बलगम और धूल जैसे कणों को फंसाकर उन्हें फेफड़ों में जाने से रोकती है। अब हम बात करेंगे श्वसनी की, जिसे इंग्लिश में ब्राकाई कहते हैं। तो ब्राकाई, जिसे हिंदी में श्वसनी भी कहते हैं, जो श्वास नली से दो मुख्य छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं, जो आगे चलकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये वायु नलिकाएं हैं, जिन्हें मुख्य प्रोकंस भी कहा जाता है, और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद और भी छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो पूरे फेफड़ों में हवा पहुंचाती है। ब्राकाई का मुख्य कार्य हवा को श्वास नली से फेफड़ों में ले जाना है, ताकि ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जा सके।
अब हम बात करेंगे श्वासनिकाओं की, जिसे इंग्लिश में ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी पतली वायु नलिकाएं होती है। ये फेफड़ों में गहराई तक जाकर विभाजित होती है और पूरे फेफड़ों में हवा को समान रूप से वितरित करती है और अंततः कुपिकाओं में खुलती है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। यह हमारे फेफड़े है और इन फेफड़ों में ये जो छोटी छोटी नलिकाएं है, यही हमारी श्वसनिकाएं होती है, जो अंततः कुपिकाओं में खुलती है और ये हमारी कुपिकाएं है, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करेंगे कुपिकाओं की कि कुपिकाएं क्या होती है और यह कैसे कार्य करती है, और इसे इंग्लिश में एल्वियोली भी कहते हैं। फेफड़ों में मौजूद छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसी वायु थैलियां होती है। ये फेफड़ों में बहुत सारी छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसी वायु थैलियां होती है। यही हमारी कुपिकाएं होती है, जिनका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जा सके। प्रत्येक कुपिकाओं के चारों ओर छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। यह हमारे पास कुपिका की इमेज है, जिसमें इस कुपिका के चारों ओर छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, जिनमें रक्त बहता है, जो गैसों के विनिमय को सुविधाजनक बनाती है। मानव फेफड़ों में लगभग 480 मिलियन कुपिकाएं होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिका में प्रवेश करती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में मतलब कुपिका में प्रवेश करती है। कुपिकाएं बहुत पतली झिल्ली वाली होती है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन कुपिका से रक्त में चली जाती है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है कुपिका में, यह कुपिका से रक्त में प्रवेश करती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिका में आ जाता है, और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रक्त से कुपिका में आ जाती है, और फिर सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। यह क्रिया गैस विनिमय कहलाती है और यह हमारी कुपिका गैसों के आदान प्रदान के लिए ही कार्य करती है, जिससे ऑक्सीजन शरीर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चली जाती है। यह प्रक्रिया विसरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। कुपिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इसीलिए ऑक्सीजन कुपिका से रक्त कोशिकाओं में विस्तृत होती है, जबकि रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है और कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कोशिकाओं से वायु कोशिकाओं में विस्तृत होती है। अब हम बात करेंगे फेफड़ों की, जिसे इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, और यह श्वसन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं, बाया और दाया, जो वक्ष मतलब सीने गुहा में स्थित होते हैं और गैस विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान के लिए मुख्य अंग है। यह फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान का प्राथमिक स्थल है। फेफड़े श्वास नली से जुड़े होते हैं और लोबों में विभाजित होते हैं। यह हमारे पास दो फेफड़ों के इमेज है, दाया और बाया। अब हम बात करेंगे फेफड़ों की संरचना की। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लोब क्या होता है। तो प्रत्येक फेफड़ा कुछ भागों में विभाजित होता है, जिन्हें लोब कहते हैं। दाएं फेफड़े में 3 लोब, ऊपरी, मध्य और निचला, और बाएं फेफड़े में 2 लोब, ऊपरी और निचला होते हैं। यह हमारे पास दाएं फेफड़ा है, जिसमें 3 लोब होते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला, और यह हमारे पास बायां फेफड़ा है, जिसमें 2 लोब होते हैं, ऊपरी और निचला। यह अंतर मुख्य रूप से हृदय की स्थिति के कारण है, जो बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा अधिक जगह लेता है, जिससे यह थोड़ा छोटा हो जाता है और इसमें एक लोब कम होता है। अब हम बात करेंगे फुसफुस आवरण की, जिसे इंग्लिश में प्लेउरा कहते हैं। फुसफुस आवरण एक झिल्ली है जो फेफड़ों को ढकती है, जो वक्ष गुहा के अस्तर से जुड़ी होती है
और जो फेफड़ों को सुरक्षित रखती है और सांस लेने में घर्षण को कम करती है। आपकी छाती में 2 फेफड़े होते हैं जो पसलियों से घिरे रहते हैं। स्वस्थ वयस्क फेफड़े अधिकतम 6 लीटर हवा पकड़ सकते हैं, जिसे कुल फेफड़ों की क्षमता या TLC भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे श्वसन की मांसपेशियों की। तो मानव श्वसन तंत्र का एक घटक है। सांस लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से तब होती है जब वक्ष गुहा के आधार पर स्थित पेशी डायाफ्राम मोनोकर चपटा हो जाता है, जबकि इंटरकोस्टल पेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर उठाया जाता है। यही मांसपेशियां डायाफ्राम और पसलियों के बीच सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिकाओं में प्रवेश करती है और रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करती है और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। मांसपेशियां पसलियों और डायफ्राम के साथ मिलकर सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पसलियों के बीच की मांसपेशियां सांस लेने के दौरान छाती को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे उरस्ती की, जिसे स्टर्नम कहते हैं। सीने की हड्डी को उरस्ती कहते हैं, जिसे ब्रेस्टबोन भी कहा जाता है। मनुष्य के सीने में कुल 25 हड्डियां होती है। इसमें 24 पसलियां, यदि बात करें जोड़ी में तो 12 जोड़ी होती है और एक उरस्ती छाती की हड्डी शामिल है। यह छाती के बीच में स्थित एक लंबी चपटी हड्डी है जो पसलियों से जुड़ी होती है। ये जो है हड्डी हमारी, ये स्टर्नम होती है जो पसलियों से जुड़ी होती है और पसलियों की संख्या 24 होती है और जोड़े में 12 जोड़ी होती है। उरस्ती पसलियों के साथ मिलकर पसली पिंजरे का निर्माण करती है, जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे उरस्ती के मुख्य भागों की। तो उरस्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है मनुब्रियम। यह स्टर्नम का ऊपरी भाग है जो पहली 2 पसलियों मतलब पहली और दूसरी और हंसली से जुड़ा होता है। यह हमारा स्टर्नम है और यहाँ से इस स्टर्नम से ऊपरी वाला जो भाग होता है यह हमारा मनुब्रियम कहलाता है, जो पहली और दूसरी पसली से जुड़ा होता है और साथ में इस हंसली से भी जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग की। तो दूसरा भाग होता है शरीर। यह स्टर्नम का मध्य भाग है जो तीसरी से 7वीं पसलियों से जुड़ा होता है। ये स्टर्नम का जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा यह हमारा शरीर कहलाएगा, जो इस तीसरी और 7वीं पसली से जुड़ा होता है। और तीसरा भाग होता है जिफाइड प्रोसेस। यह स्टर्नम का निचला सिरा होता है जो एक छोटा सा उपास्थि का बना भाग होता है और स्टर्नम का ये जो छोटा सा भाग होता है निचला, यह हमारा जिफाइड प्रोसेस होता है, मतलब जिफाइड प्रोसेस कहलाता है। अब हम बात करेंगे पसलियों की, क्योंकि पसलियां श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी और यदि संख्या में बात करें तो 24 होती है। ये पसलियां छाती के सामने की ओर उरस्ती से और पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती है। पसलियां पसलियों के पिंजरे का निर्माण करती है जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। यह हमारी 12 जोड़ी पसलियां होती है जो उरस्ती से जुड़ी होती है। अब हम बात करेंगे पसलियों के प्रकार की। तो पसलियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहली होती है सच्ची पसलियां। पहली 7 जोड़ी पसलियां मतलब पहली से 7 तक जो कोस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे उरस्ती से जुड़ी होती है, जिन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। दूसरे टाइप की है झूठी पसलियां। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां जो सीधे उरस्ती से नहीं बल्कि ऊपर की पसलियों के कार्टिलेज से जुड़ी होती है, जिन्हें झूठी पसलियां कहते हैं। और तीसरे प्रकार की है फ्लोटिंग पसलियां। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां जो केवल पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती है, जिन्हें फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर
पसलियों का एक डायग्राम है जिससे हम पसलियों के प्रकार को समझ सकते हैं। 1 से 7 तक की जो पसलियां होती है उन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। तो ये यहाँ 1 से 7 तक की जो पसलियां है ये हमारी सच्ची पसलियां कहलाएगी। 8वीं 9वीं और 10वीं जो पसलियां होती है वो हमारी झूठी पसलियां कहलाती है। तो ये हमारी जो 8वीं 9वीं और ये जो 10वीं ये 3 जो पसलियां होती है ये हमारी झूठी पसलियां होती है। और 11वीं और 12वीं जो पसलियां होती है वो हमारी फ्लोटिंग पसलियां होती है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।